हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना बायोकेमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे जो कि है क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। इसमें बेसिकली जो हम लैब में एंजाइम्स टेस्ट करते हैं, जैसे कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे कौन से एंजाइम्स हमें देखने होते हैं या कौन से एंजाइम डॉक्टर देखते हैं, पैनक्रियाटिस के टाइम पे कौन से एंजाइम्स देखे जाते हैं, मतलब बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो ये बता देते हैं कि हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो उस पर बेस्ड ये पूरा चैप्टर है। और ये इसमें जितने भी एंजाइम्स के टेस्ट हैं वो आप किसी भी लैब में जाएंगे तो वहाँ लगेंगे, क्योंकि उन्हीं से ब्रॉड लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होती है। तो इस चैप्टर को बहुत ढंग से करना है। कई बार इसमें हो सकता है कि आपको पढ़ना पड़े, और ये चैप्टर नोट्स में इतना डिटेल में है तो प्रैक्टिकली सोचिए कितना डिटेल में होगा। तो जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम आए आप मुझे बताइएगा, मैं कवर करवाता हूँ, क्योंकि इसमें से या तो शॉर्ट प्लस एमसीक्यू आएंगे या एक लॉन्ग तो आएगा ही आएगा। तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंटली तरीके से करना है। तो आइए इस चैप्टर को देखते हैं। इंट्रोडक्शन। एंजाइम्स बॉडी के हर बायोकेमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम करते हैं। क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी का मतलब है ब्लड प्लाज्मा में एंजाइम एक्टिविटी को मेजर करके डिजीज डायग्नोस करना। ठीक है ना? क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मान लीजिए हमारा माइंड है, तो उस माइंड के एरिया में कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और प्रोड्यूस होने के बाद वो क्लियर भी होते जा रहे हैं उस एरिया से। ठीक है ना? लेकिन इन द केस ऑफ ट्रॉमा, कोई ट्रॉमा होता है, कोई इंजरी होती है, तो उस टिश्यू से जो एंजाइम्स होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते। बॉडी, आपको पता है, हर चीज यूज करके एक्सट्रीट कर देती है, लेकिन अगर वहां पे किसी प्रकार का ट्रॉमा होगा तो सर्कुलेशन खराब हो जाएगा। सर्कुलेशन खराब होगा तो वो एंजाइम प्रोड्यूस तो होगा लेकिन वो क्लियर नहीं होगा, तो उस एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। और हमको इस चीज की हम स्टडी कर चुके हैं कि किस बॉडी पार्ट में कौन सा एंजाइम नॉर्मली हमें मिलता है। तो अगर सडनली उसकी कंसंट्रेशन नॉर्मल रेंज से बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो इसका मतलब वहां पे कोई प्रॉब्लम है, वहां कोई ट्रॉमा है, वहां कोई इंजरी है। ये पूरा एक बेसिक प्रिंसिपल होता है एंजाइमोलॉजी का। तो हम ये याद करते हैं कि कौन सा एंजाइम किस फंक्शन में काम करता है और किस एरिया में प्रेजेंट होता है। इसी से ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब देख लेते हैं प्लाज्मा एंजाइम्स। प्लाज्मा एंजाइम्स दो तरीके के होते हैं, एक फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। पहली बात तो प्लाज्मा एंजाइम्स का मतलब है वो एंजाइम जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट है। तो पहला हो गया फंक्शनल। फंक्शनल एंजाइम्स जो होते हैं प्लाज्मा में काम करते हैं, जैसे क्लॉटिंग एंजाइम्स हो गए, इनका रोल सारा प्लाज्मा लेवल पे ही रहता है। नॉन फंक्शनल एंजाइम्स वो होते हैं जिनका प्लाज्मा में तो कोई काम नहीं होता, पर टिश्यू डैमेज होने पर रिलीज होते हैं, जैसे हमारा एएलटी हो गया, एएसटी हो गया, सीके हो गया। एएलटी की फुल फॉर्म मैं आपको रिवाइज करा दूं, एलेनाइन अमीनो ट्रांसफरेज, और एएसटी की है एस्पर्टेस अमीनो ट्रांसफरेज, और सीके हमारा क्रिएटिन काइनेज। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। और सेल डैमेज और डायग्नोसिस। एंजाइम्स लेवल बढ़ने का मतलब होता है टिश्यू वहां पे डैमेज हो गया है। स्पेसिफिक एंजाइम्स कॉम्बिनेशन प्लस आइसो एंजाइम्स की रीडिंग और सीरियल रीडिंग से डायग्नोज करके एक्यूरेट बिल्कुल डायग्नोसिस बन जाता है। जैसे कि एएलटी अगर एएसटी से ज्यादा होगा तो लिवर डैमेज होगा, यानी कि एलेनाइन अमीनो ट्रांसफरेज अगर हमारा एस्पर्टेट अमीनो ट्रांसफरेज से ज्यादा हुआ तो इसका मतलब लिवर में कोई डैमेज हुआ। सीकेएमबी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसकी फुल फॉर्म है क्रिएटिन काइनेज। और एम का मतलब होता है मसल में बनना, बी का मतलब होता है ब्रेन में बनना, और एमबी का मतलब ये है कि अगर ये दोनों ये वाला वेरिएंट की सडनली मात्रा बहुत बढ़ गई है, इसका मतलब मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हुआ है, यानी जिसको हिंदी में हार्ट अटैक बोलते हैं। थर्ड हमारा एलडीएच1 की मात्रा जनरली कमी होती है, लेकिन अगर LDH1 LDH2 से ज्यादा है तो ये भी कार्डियक डैमेज को दिखाता है, लेकिन ये MI का इंडिकेटर नहीं होता है, ये अदर एम्बोलिज्म वगैरह डिजीज में आता है। LDH की फुल फॉर्म होती है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और इसके 5 वेरिएंट होते हैं, 1 2 3 4 5, और 1 की मात्रा हमेशा हमारी बॉडी में कम होती है, तो अगर ये बढ़ रही है तो ये भी कोई पैरामीटर है। फिर लास्ट है हमारा जीजीटी। जीजीटी का मतलब होता है गामा ग्लूटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, और ये तभी बढ़ता है जब अल्कोहलिक लिवर डिजीज होती है। अब आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं? आइसो जैसे बता रहा है सेम, और एंजाइम मतलब एंजाइम। तो एक एंजाइम जिसका फंक्शन तो सेम है लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, जैसे कि हमारा एलडीएच हो गया। एलडीएच के हमारे 5 फॉर्म्स होते हैं, तो फंक्शन तो उसका सेम ही है सारा, वो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जितने भी वेरिएंट है उनका फंक्शन सेम है, और उनका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। या हमारा क्रिएटिन काइनेज एंजाइम हो गया, जिसमें क्रिएटिन काइनेज
मसल मसल हो गया वेरिएंट, और या मसल ब्रेन वेरिएंट हो गया, या ब्रेन ब्रेन वेरिएंट हो गया। तो ये आइसोएंजाइम्स का पार्ट है। तो डिफरेंट टिश्यूज में डिफरेंट आइसोएंजाइम्स होते हैं, और उसकी वजह से हम स्पेसिफिकली डायग्नोज कर पाते हैं कि भाई इस एरिया में तो ये वाला वेरिएंट होना चाहिए आइसोएंजाइम्स का, और इसकी मात्रा नॉर्मल में इतनी है, और ये क्यों बढ़ी आ रही है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ये टेबल है, ये टेबल बहुत डिटेल में दी हुई है, मैंने बहुत कंसाइज करके बना दी गई है जिससे कि आप याद रख पाए। पहला, अगर एएलटी की मात्रा बढ़ी हुई है, एएलटी जैसे हमने अभी पढ़ा था एलेनाइन अमीनो ट्रांसफरेज, अगर ये एंजाइम बढ़ा हुआ है तो उसका मतलब लिवर का पेरेन्काइमा डैमेज हो चुका है। और एएलपी यानी कि एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम बढ़ा है, तो बोन और लिवर दोनों में कोई प्रॉब्लम है, और जनरली बिलियरी सिक्रीशन में ही कोई इशू है। ठीक है। फिर आगे हमारा अमाइलेज एंड लाइपेज, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम, और हर सीनियर एमडी का पहला जो टेस्ट होता है क्रिटिकल के पेशेंट का, वो अमाइलेज लाइपेज होता है, और ये एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस को आइडेंटिफाई करने के लिए कराते हैं। फिर हम आगे हमारा क्रिटिन काइनेज, क्रिटिन काइनेज जनरली मसल इंजरी के लिए होता है कि मसल में कितना ट्रॉमा हुआ है, क्या सर्कुलेशन बंद है, और इसका जो वेरिएंट है CKMB, ये कार्डियक स्पेसिफिक होता है। एमबी का मतलब ये है कि अगर ये वेरिएंट है तो कार्डियक कोई, क्योंकि कार्डियक भी तो मसल्स होती हैं, तो वहां पे कोई इशू है। फिर हमारा लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज आ गया, ये जनरली सेल डैमेज के लिए ही होता है। अगर ये एंजाइम बढ़ा हुआ है किसी एरिया का तो वहां पे सेल्स डैमेज है। इसमें LDH1 इज स्पेसिफिक फॉर हार्ट, यानी कि हार्ट सेल्स में प्रॉब्लम है अगर LDH1 बढ़ा हुआ है। और LDH5 जो होता है वो लिवर और मसल्स के लिए होता है। ठीक है। मेनली हम जब भी हमारे पास कोई सस्पेक्टेड MI का केस आता है, जनरली आप देखते होंगे कि रात को किसी को ऐसा लगा कि उसको हार्ट अटैक हुआ है, और वो सुबह जाता है डॉक्टर को विजिट करता है। डॉक्टर जो मेन टेस्ट लिखता है वो ALT, ALP, CKMB और LDH लिखता है। इससे उसको ये पता चल जाता है कि ब्रॉडली किन किन मेजर ऑर्गन्स पे असर आया है। अगर CKMB बढ़ा हुआ आया है और उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो वो श्योर हो जाता है कि ये MI का ही केस है। ठीक है ना। और अगर उसका LDH1 आया है तो इसका मतलब उसके हार्ट में ब्लॉकेज हो सकती है, इसको हम एम्बोलिज्म कहते हैं। तो ये दोनों तो आपको बोलने ही नहीं है, CKMB और LDH, ये वाइवा में जरूर आपसे पूछे जाएंगे, और एग्जाम पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट हमारा आ गया GGT, जो हमने पढ़ा था, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, ये मेनली लिवर और एल्कोहलिक लिवर प्रॉब्लम्स में ही बढ़ा हुआ आता है। फिर हमारा आ गया ACP जो होता है वो प्रोस्टेट कार्सिनोमा मार्कर है। आजकल आपने सुना होगा कि सीनियर सिटीजन्स को बहुत पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनको प्रोस्टेट में कैंसर हो रहा है, तो उसका ये मार्कर है। जब भी हमें ये पता करना होता है तो कि प्रोस्टेट में किसी कैंसर सेल्स तो नहीं है, तो हम ACP टेस्ट कराते हैं। और GP60 जो होता है वो RBC प्रोटेक्शन के लिए होता है फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। ठीक है। अब अपने पैनक्रियाटिक एंजाइम्स देख लेते हैं, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। देखिए अमाइलेज लाइपेज तो बेसिक होता है बायोकेमिस्ट्री का, ये हर जगह होंगे, तो अमाइलेज लाइपेज को तो जितना आप डिटेल में पढ़ सकेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अमाइलेज पैनक्रियाटिटिस के केस में बढ़ जाता है, मम्स के केस में बढ़ जाता है, और रीनल इश्यूज के में बढ़ जाता है। लाइपेज स्पेसिफिकली क्योंकि बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में जितना भी डाइजेशन होता है वो सब लाइपेज के अंदर ही होता है, तो ये पैनक्रियाटाइटिस का ही इंडिकेटर है। ट्रिप्सिन बढ़ जाता है पैनक्रियाटाइटिस में, लेकिन ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर या सिंगल मार्कर नहीं है, तो इसकी क्लिनिकल वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है। फिर आगे हमारे लिवर एंजाइम्स जो हमने देखे थे, ALT एलेनाइन अमीनो ट्रांसफरेज, ये स्पेसिफिक होता है लिवर के लिए। AST एस्पर्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, ये लिवर के लिए भी होता है, हार्ट और मसल सबके लिए होता है, ये कॉमन, इसका बहुत बड़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। GGT हमारा एल्कोहल अब्यूज मार्कर होता है। ALP एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होता है वो पिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन और बोर्ड डिजीज में आ जाता है। और GLD जो होता है हमारा माइट्रोकोल्डिन एंजाइम होता है। और जब भी हमारे सेल पे HB के फॉर्मेशन में कोई दिक्कत होगी, इसको हम हेपेटोसेलुलर नेक्रोसिस कहते हैं, तो तब ये रिलीज होता है। मसल एंजाइम्स हमने पढ़ा था, क्रिटिन काइनेज होता है, और ये सबसे ज्यादा मस्कुलर डिस्ट्रोफीज में रिलीज होता है। मेनली MI में CKMB हमारा आ जाता है। LDH MI में भी होता है, लिवर इश्यूज में भी होता है, कैंसर में भी होता है।
तो LDH1 और LDH5 के पैटर्न्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं क्योंकि ये ब्रॉड लेवल पे सारी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को कवर कर रहे हैं। ईसीपी प्रोस्टेट कैंसर का हमने पढ़ लिया, अब ये इसकी जगह हम पीएसए करते हैं क्योंकि पीएसए की जो रीडिंग्स होती है वो बहुत एक्यूरेट होती है और उसके बाद ट्रीटमेंट देने में भी दिक्कत नहीं आती। EP60 की डिफिशियंसी जो होती है वो हेमोलाइसिस करा देती है जब भी हमारी बॉडी स्ट्रेस की कंडीशन में आएगी। तो एंजाइम पैटर्न क्या है हमारे, वो देख लेते हैं। एमआई में हमारा सीकेएम भी बढ़ेगा और LDH1 दोनों बढ़ेगा। हीमोलाइसिस और ल्यूकियमिया के केस में LDH सारे ही वेरिएंट बढ़ेंगे, मेनली इसमें LDH1 और LDH3 बढ़ेंगे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के केस में CKMM मसल मसल वाला जो वेरिएंट है वो बढ़ जाता है और जनरली ये चाइल्डहुड में ये प्रॉब्लम आती है। एल्कोहलिक लिवर डिजीज में का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो ये है कि GGT इंक्रीज होगा, EST इंक्रीज होगा और उनकी वैल्यू ALT से ज़्यादा पहुंच जाएगी। मैलिग्नेंसी के केस में LDH1 इंक्रीज होगा, ACP रिलीज होगा और ALP भी बोन मेटास्टेसिस में बहुत हायर क्वांटिटी में बढ़ जाता है। तो आप इस चैप्टर से खुद ही देख पा रहे होंगे कि हमारी जो मेन हम क्रिटिकल डिजीज आजकल सुनते हैं वो कितनी इजीली इन सब एंजाइम से आइडेंटिफाई हो रही है। और अगर आपको इन एंजाइम्स पे पकड़ आ गई कि कौन से एंजाइम्स किस में यूज होता है, कितनी इसकी वैल्यू होनी चाहिए, तो आपके लिए प्रैक्टिकल पैथोलॉजी बहुत इजी केक वॉक हो जाएगी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि LFT RFT के बाद यही ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो मेजरली प्रिस्क्राइब होते हैं पेशेंट्स को ड्यूरिंग डिजीज और ये सब इन्वेस्टिगेशन से ही सारा आपका बेसिस कवर होता है। तो इस चैप्टर को कई रीडिंग दीजिएगा और ढंग से इस चैप्टर को तैयार कीजिएगा। ये चैप्टर जिसने तैयार कर लिया वो समझ लीजिए उसकी प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों बायोकेमिस्ट्री तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम जो थोड़ा बहुत हमारा सिलेबस बचा हुआ है बायोकेमिस्ट्री का वो भी हम खत्म करेंगे क्योंकि उसके बाद हमें अगली प्लेलिस्ट लानी है। और देखिए मैं अपने सारे टॉपिक्स में फैक्चुअल डेटा बहुत कम बता रहा हूँ क्योंकि फैक्चुअल डेटा हर किसी को रट्टा ही लगाना पड़ता है और वो एग्जाम से पहले आप लगाओगे तो काम करेगा। अगर अभी आप कोई चीज़ रटोगे भी ना तो आप भूल जाओगे। तो इट इज़ बेटर कि एग्जाम के 1 महीने पहले तक आप केवल सारे अपने सिलेबस को कॉन्सेप्चुअली समझिए, एक क्रैमिंग नहीं करिए, रट्टा नहीं लगाइए, उसको प्रोसेस सोचिए कि भाई ये चीज़ हम पढ़ क्यों रहे हैं। अच्छा हम ये चीज़ एंजाइम्स इसलिए पढ़ रहे हैं, फिर एंजाइम्स की इंपॉर्टेंस जब आपको समझ में आएगी तो आप खुद उस चीज़ को और समझोगे। तो ये एक प्रॉपर तरीका होता है लॉन्ग टर्म अपनी मेमोरी बनाने का। केवल रट्टा लगाने से भी काम नहीं चलेगा, केवल समझने से भी काम नहीं चलेगा, दोनों का मिक्स होता है। और आइडियली 75% टाइम आप समझिए और 25% जो टाइम होता है एग्जाम से पहले का जो 1-2 महीने होते हैं उसमें रट लीजिए। तो एग्जाम से अगर आप केवल 1 महीने पहले रटना चालू करेंगे तो इतनी आपकी मेमोरी बन जाएगी कि एग्जाम में आप लिखाएंगे और एग्जाम के बाद भूल भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप डेली अमाइलेज लाइपेज लगाओगे दिन में 3-3 4-4 बार तो आपको ऑलरेडी उसकी नॉर्मल वैल्यू और वो सब याद हो जाएगा। इनफैक्ट ये तक आपको पता चल जाएगा सैंपल को जब आप फिल्म में आप रीजन डालोगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो प्रैक्टिकल चीज़ें अलग होती हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन हमें छोड़ना कुछ नहीं है, हमें सब करना है। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। थैंक